हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए समाज कार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। ये सभी प्रश्न पत्र जो होंगे वो उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य और यूजीसी नेट के स्टूडेंट जो हैं जो समाज कार्य से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही लाभदायक है। मैं इसमें आप लोगों से 63 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुका हूं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है मेरे चैनल पर विजिट करें, वहां से और भी क्वेश्चनों के बारे में देख सकते हैं। मैं इससे आगे स्टार्ट कर रहा हूं 64 से, और प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संरचना की व्यवस्थित क्रमबद्धता को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य समझा जाता है, तो ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संस्थाएं व्यवहार की सामूहिक प्रणाली होती है, तो ये बात आपकी सत्य है कि जो संस्थाएं होती हैं वो संस्थान व्यवहार की सामूहिक प्रणाली होती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। आगे अगर हम बात करते हैं संस्थाएं समूह के सदस्य के परस्पर बांधती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और संस्थाएं कार्य करने के ढंग को निर्धारित करती है, तो स्टेटमेंट जो 4 है ये भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 65 के बारे में कि सामाजिक संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखो अगेन आपको प्रश्न मिला है, यानी संस्था से संबंधित है, आपको विचार करने होंगे ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है, कि स्टेटमेंट कैसा सत्य जा रहा है या असत्य जा रहा है। यदि सत्य है तो उसी का आप लोग चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हमारे सामने 65 है कि संस्थाएं कार्य प्रणाली होती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी है, तो ये जवाब आपका सत्य हो जाएगा। संस्थाएं जो हैं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। संस्थाएं अमूर्त होती हैं और संस्थाएं सौदेबाजी सामाजिक संस्था का एक उदाहरण होता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर डी है यहाँ पे, तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं टी पार्सन्स के बारे में, और टी पार्सन्स महोदय काफ़ी फेमस पर्सन्स हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि सामाजिक संरचना के 4 प्रारूप इन्होंने बताए हैं, बात तो ये सत्य है। और फिर कह रहा है कि उनका वर्गीकरण 4 सामाजिक मूल्यों पर आधारित था। अब निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मूल्य हैं इनमें से थे, तो आपको मैं बता दूं, मैंने 4 बताए थे, आपको 2 का चुनाव करना होगा। तो आप कहिए, एक तो सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य है और जो दूसरा है वो अर्जित सामाजिक मूल्य, कल्पित सामाजिक मूल्य, और आपको मैंने प्रस्तावित सामाजिक मूल्य के बारे में नहीं बताया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, टी पार्सन्स का नाम काफ़ी फेमस है ये सामाजिक संरचना में। और टी पार्सन्स ने इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रकारवादी दृष्टिकोण से इन्होंने कुछ शब्दों के बारे में बात किया था। व्यापारिक सौदे का उदाहरण दिया था, एक मूल्य मैतक के बारे में बात किया था, समाज को एक व्यवस्था के रूप में माना था। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे टी पार्सन्स का, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसी का आप सभी लोग चुनाव करें, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि समूह किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे के निकट समीप में स्थित होती है। क्या ये बात सत्य लग रही है आप लोगों को? तो आप लोग हमेशा कहना 67 का ये स्टेटमेंट सही जवाब है। मानव क्षेत्र में समूह से तात्पर्य है कि मनुष्य के ऐसे संकलन से, संकलन का मतलब कलेक्शन से, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। तो बात ये भी सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों के दोनों सत्य हैं, इसलिए आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 68 के बारे में, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
तो देखिए मैकाइबर एंड पेज ने कहा है कि समुदाय के दो आधारभूत तत्वों के रूप में मानने के लेकर, तो नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत जवाब हो जाएगा, इसलिए आप इसका चुनाव ना करें। डेविस महोदय कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है या सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का आलिंगन करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी की तरफ, तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 69 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने है सामाजिक तथ्य को लेकर। तो सामाजिक तथ्य तो आपको पता होना चाहिए कि इस्माइल दुर्खिम का है, और प्रश्न ये है आपके सामने कि उसके अभिलक्षण कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो आपको जब सामाजिक तथ्य पता होगा दुर्खिम का, तभी आप ऐसे प्रश्नों का कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2-3 बातें बताऊंगा, आप इसी का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का अगर सही जवाब इसमें कोई है तो चलिए ढूंढते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार पर बाधाएं आरोपित करता है, ये बात सही है। इस तरीके की क्रियाविधि जो है इस्माइल दुर्खिम करते हैं। एक व्यक्ति का कोई भी व्यवहार, मतलब देखिए यहाँ पे कोई भी व्यवहार सामाजिक तथ्य नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित होता है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर स्टेटमेंट जो डी था सामाजिक तथ्य के अभिलक्षण के रूप में, यही परिलक्षित हो रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी का आप चुनाव करेंगे, केवल पहला वाला सही जवाब होगा इस स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 70 के बारे में बात करें, यानी 70 के बारे में बात करें, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों पर। तो अगर हम ऐसे प्रश्न पर विचार करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्लबों एवं अन्य विशिष्ट संगठन और गैर सदस्य से संक्रमण के गोतक दीक्षा समारोह जीवन यात्रा संस्कार का उदाहरण है क्या? तो मैं आप लोगों से कहूँगा बिल्कुल आप लोग इस प्रश्न का जो जवाब होगा पहले वाले को सही मानना। दूसरी बात करते हैं आर.के. मर्टन के बारे में। तो आर.के. मर्टन के विसामान्यता सिद्धांत के अनुसार कर्मकांडवाद की विसामान्यतावाद या वध के रूप में बात किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। आर.के. मर्टन महोदय यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कर्मकांड का एक विसामान्यतावाद के रूप में बताया है। जैसे अनुभाविक प्रकार्यवादी, सामाजिक संरचना और प्रकार्य में कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मगत प्रकार की अवधारणा, प्रकार्य अप्रकार प्रकट एवं अप्रकट की अवधारणा, प्रकार्यवाद का या प्रकारात्मक विकल्प या प्रकारात्मक संतुलन या संतुल्य या प्रकारात्मक अनुकल्प, इस तरीके की बात अगर कोई कहने वाला है प्रकार्यवाद में तो ये नाम आता है मर्टन का। इन्होंने प्रकार्य के अवलोकित परिणाम जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल का सामंजस्य को बढ़ाता है, इस तरीके की प्रतिक्रिया के बारे में आर.के. मर्टन महोदय का नाम आता है। तो याद रखेंगे। और ये समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की आधुनिक पद्धति के रूप में प्रकार्यवादी विश्लेषण का एक सर्वाधिक आशाजनक पद्धति है, जिसके लिए इन्होंने प्रकार्यवाद में बताया है कि प्रकार्यवाद एक साथ अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में विकसित होता है और जिसके फलस्वरूप इसका गहन से विस्तार, ठीक है, याद रखेंगे, गहन से विस्तार ना होकर खंड का विस्तार करता है, वही आपका कहलाता है विसामान्यता का रूप। तो इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सत्य है। हम बात कर लेते हैं तीसरे स्टेटमेंट के बारे में कि किसी व्यक्ति का भाई बहन से या भाई बहनों से, विवाहित से या संतानों से संबंध उस व्यक्ति की भूमिका विन्यास का उदाहरण होता है। तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब केवल 1 और 2 है। तो इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों का चुनाव करें, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग सही तरीके से पढ़ें, विचार करें और कुछ नोट्स भी बनाएं आप लोग। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला होगा। टालकाट पार्सन्स के अनुसार अगर हम औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से कौन से लागू होंगे? अगर हम टालकाट पार्सन्स महोदय के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 71 है। ऐसे प्रश्नों का अगर हम चुनाव करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे तटस्थता के बारे में जो है औद्योगिक समाज को लेकर टालकाट पार्सन्स ने एक बात तो कही है, ये बात सत्य है। अगर हम विशिष्ट परकता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है
लिटिल कम्युनिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है रेडक्लिफ ब्राउन का, रेडक्लिफ का नाम आता है ना, रेडक्लिफ का नाम आता है। तो इसलिए रेडक्लिफ यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ नाम है तालकाट पार्सन्स का। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वपरक उपलब्धि के बारे में, तो सर्वपरक उपलब्धि जो हो जाएगा ये तालकाट पार्सन्स की है। ये जो दो स्टेटमेंट है लास्ट के, दूसरे और चौथे का स्टेटमेंट, ये रेडक्लिफ का है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये रेडक्लिफ का आ जाएगा जो स्मॉल कम्युनिटी के रूप में जाने जाते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो औद्योगिक समाज के बारे में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पहला वाला है यही सही जवाब हो जाएगा। अब कार्ल मार्क्स के बारे में जिन बच्चों को पता होगा वही इस प्रश्न को कर पाएंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन कब होता है, इस तरीके का सवाल है आपके सामने। ठीक है, तो आप कहिए कि जब समाज वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है तब सामाजिक परिवर्तन होता है, बात सही है। सामाजिक परिवर्तन कब होता है, तो एक बात ये भी है कि जब कोई सार्वजनात्मक, ठीक है, या सृजनात्मक, ठीक है, व्यक्ति अपने नेतृत्व के गुणों के आधार पर नए मूल्यों एवं नैतिकताओं को लाता है तो वो भी एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें, पृथक व्यक्ति के वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि कैसे निर्माण करते हैं उनका स्टेटमेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने है। तो उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध होगा तब ये पृथक व्यक्ति का निर्माण होता, जबकि ऐसी कंडीशन होगा उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध होगा तभी ऐसा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे वर्ग के साथ उनकी सामान्य लड़ाई लड़नी हो तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ग्रहण कर ले तब ऐसा होगा कंडीशन, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी गलत हो जाएगा। फिर राजनीतिक दल में सदस्यता का ग्रहण कर लेना, इससे कोई मतलब नहीं होगा कि पृथक व्यक्ति का वर्ग का निर्माण कर रहा है, बल्कि जिससे कंडीशन पर, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। पॉइंट नंबर अगर हम 4 की बात करें कि वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करते हैं, तो यह एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए आप लोग कहेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 4। ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो डी में दिया हुआ है, तो इसका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में और भी प्रश्न है। 74 कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अब सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग किया है कार्ल मार्क्स ने, तो हमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट ए है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने है कि उत्पादन का ढंग, तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उत्पादन की शक्ति तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रौद्योगिकी प्रविधियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी सत्य हो जाएगा। लेकिन सांस्कृतिक विलंबना की अगर हम बात करते हैं तो ये गलत जवाब आ गया हमारे सामने। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक विलंबना के बारे में चर्चा नहीं किया है। ध्यान रखिएगा उसके सिद्धांत में, उसके 1 मिनट यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है ना, किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, सांस्कृतिक विलंबना का शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, उत्पादन करने का ढंग, देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन से अगर हम बात करते हैं चर्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादन शक्ति के साथ उनका, ध्यान सुनिएगा, उनका एक जैसा संबंध हो। तो इस प्रश्न में था कि पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की बात हो रही थी। ठीक है, शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो हम बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिए, उत्पादन का ढंग के बारे में और उत्पादन की शक्ति और प्रौद्योगिकी प्रविधियां, इनका जो है चर्चा परिचर्चा नहीं हुई है। सांस्कृतिक विलंबना की परिभाषा जो है उन्होंने किया है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट जो है केवल अगर सत्य होगा तो यहाँ पे बी वाला सही है, 1 2 3 वाला, इनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, सांस्कृतिक विलंबना का प्रयोग किया है। इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 75 के बारे में बात करते हैं
तो कह रहा है कि एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो आप ऐसे प्रश्नों का चुनाव किस तरीके से करें कि इस पर विचार करें। जनरीतियाँ और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करते हैं तो या करता है, तो ये बात सत्य हो जाएगा। अगर हम बात करें संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप की अवस्था कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो यानी पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी की तरफ, तो ये आपका स्टेटमेंट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 76 की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 76 आपसे बोलता है कि संस्थाएं वे कार्यपालिका होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति, समिति, संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ये स्टेटमेंट आपका सही जवाब होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात अगर हम करते हैं कि संस्थाओं को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और संस्थाएं अमूर्त होती हैं, तो ये बात से आप सहमत होंगे, ये भी सही है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का चुनाव करेंगे सी की तरफ। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में, 77 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संरचना की व्यवस्थित क्रमबद्धता को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। संस्थाएं व्यवहार की एकल प्रणाली ना कहकर आप केवल प्रणाली कह देते, एक प्रकार से पद्धति के रूप में लाते, तो सत्य हो जाता, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा आपका। केवल यहाँ पे सही है ए वाला ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं 78 के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, 78 आपसे क्या कह रहा है कि आधुनिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता हैबरमास के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार बताई जा रही है या उनके लिए एक आवश्यक बताई जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रजातंत्र को, पूंजीवाद को, सार्वजनिक क्षेत्र को, तार्किकता के बारे में परिचर्चा इन्होंने किया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकता एवं आधुनिकता के प्रमुख अंतरों के बारे में हमें विचार करना है। हमें बताना है कि उत्तर आधुनिकता क्या होती है और आधुनिकता क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिकता विशिष्टीकरण को महत्व देती है, ये बात सही है, जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद की बात करता है, तो ये भी बात सही होगा। तो ये स्टेटमेंट आप लोग सही मानेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 को, आधुनिकतावाद सामूहिक को महत्व देती है, गलत यहीं पर हो गया। आधुनिकता के तर्क प्रधान होते हैं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि आधुनिकता में तर्क को प्रधानता मिलती है, जबकि उत्तर आधुनिकता में भावनाओं को जो है प्रधानता मिलती है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। और आधुनिकता में मानवता की प्रधानता होती है, नहीं, मानवता की प्रधानता उत्तर आधुनिकता में होती है, और विज्ञान की प्रधानता की बात करें तो ये आधुनिकता में होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई करेक्ट जवाब होगा पॉइंट 1 और पॉइंट 3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप देखिए 1 दिया हुआ है, 1 और 3, तो पहला वाला ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा या अनुकूलन। इसमें हमें विचार करना है कि संयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक सहयोग की, एक अनुकूलन की, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 81 के बारे में, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को लेकर सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में अवधारणा का प्रयोग किया है। अब ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, अभी मैंने ऐसे प्रश्न पर विचार किया था, आप लोगों से बताया भी था कि वहाँ पे कौन कौन से नहीं थे, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत केवल पूछा था, ना कि आर्थिक कारक पूछा था। जब आर्थिक कारक पूछता है तब यहाँ पर हम उत्पादन का ढंग बताएंगे और उत्पादन की शक्ति भी बताएंगे। और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये गलत जवाब हो जाएगा, इसलिए आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और जो 2 लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ए वाले में, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये आर्थिक कारक से ही प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल नहीं है, है ना। अब ये प्रश्न देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको गलत है, ये
ठीक है, ये प्रश्न आपको लिखना चाहिए था और भी चीज़ें, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं एक प्रकार से मॉडल के रूप में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे एक प्रकार के अगर हम बारे में बात करें तो मॉडल के रूप में आते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने जब माना था प्रकारात्मक मॉडल को लेकर, हालांकि नहीं इसको दिया, हालांकि अप्रोच तो है ही है ये टालकाट पार्सन्स का, लेकिन कुछ विद्वानों के बारे में अगर चर्चा परिचर्चा हम लोग करें तो ये बेसिकली समूह कार्य के मॉडल के रूप में नहीं जाना जाता है। लेकिन जब कभी समूह कार्य की मॉडल्स के रूप में आता है तो आप लोग, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारों का, सभी का जवाब आप चुनाव करेंगे। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉइंट में ABCD करके आ रहा है अगर, और इसमें एक सही है या B सही है या D सही है, तो ऐसे में एक जगह आपका और लिखा रहेगा, वो वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अभी इस प्रश्न का अगर आप लोगों को मैं जवाब बताऊं तो ऑप्शन नंबर जो C वाला है यही नहीं है सही। सामाजिक समूह के या समूह विकास के 5 चरण बताना है आपको मानकीकरण के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 चरण जो है, मानकीकरण के प्रवर्तक कौन है? अच्छा, कभी कभी अवस्था के रूप में पूछ लेता, अब कई विद्वान हैं, है ना, तो अवस्था के रूप में जैसे कैलिंग ने भी बोला था 5 ही चरण के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम है मानकीकरण। अच्छा, उनको जो है समूह कार्य की अगर हम बात करते हैं उसकी विकास की अवस्था होती है। तो ऐसे में टकमैन जिसको कहते हैं या टुकमैन भी कहा जाता है इनको, ठीक है, तो इनको पता होना चाहिए आप सभी लोगों को, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो A है आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। यदि दो समूहों के बीच संघर्ष का समाधान इस तरह से किया जाता है कि दोनों समूहों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं फिर, है ना, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? अब हालांकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करते हैं जो है फ्लोरेंस होलिस के बारे में, तो उन्हीं का स्टेटमेंट ये है, तो उसी के अंतर्गत इन्होंने ये बातें बताया कि संघर्ष का समाधान किस तरीके से होगा, जहां दोनों समूहों के आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, तो ऐसी कंडीशन कौन सी बन जाएगी आपके सामने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न का जवाब जो होता है विन विन सिचुएशन होता है, विन विन सिचुएशन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे C वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भी सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। संघर्ष का सिद्धांत आपको पता होगा भाई, कार्ल मार्क्स का होगा, है ना, और आगे अगर हम बात करते हैं प्रकारात्मक सिद्धांत के बारे में, तो टालकाट पार्सन्स, ये आपने कई बार देखा। एक रेखी के बारे में बात करें तो अगस्ट काम्टे होते हैं, और बहुरेखी के बारे में बात करें तो गेहार्ड लेस्की जूनियर का नाम आता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सही हुआ है पहला वाला करेक्ट जवाब हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। चलिए यहीं तक आप लोगों का है, नीचे आप लोगों को जो है उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये PDF अभी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। शाम को जो क्लास होगी उत्तराखंड समाज कार्य की क्लास चलेगी 8 बजे से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य की क्लास चलेगी 6 बजे से। इन लोगों में जो है आज मैंने स्टार्ट कर दिया है यूनिट नंबर 8, तो दोनों के क्लासों में यूनिट नंबर 8 चलेगी। आप लोग आज की क्लास जो है शाम को ज्वाइन करिएगा। आज से आप लोगों की क्लासों जो है कंटिन्यू यानी लगातार सतत या अनवरत चलती रहेगी। ठीक है, और यदि कोई इसमें अगर आपको डाउट हुआ है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ आप सभी के लिए।